हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th वाले। आज जम के मज़ा आने वाला है बिकॉज ऑफ आज हम लाए हैं आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टर्म 1 में जो आपका पेपर होने वाला है सीबीएसई का 2021 में नवंबर में, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी तरह का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके सीबीएसई 2021 के टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस के सीट हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किए, इसके पहले वाले में हम लोग फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का किए, इसके बाद मैट्रिसेस आने वाला है आपका, उसका करेंगे, इसके बाद डिटर्मिनांट्स आने वाला उसका करेंगे, उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनांट के बाद आपका आने वाला है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जितने भी सेट ऑफ टर्म 1 में पेपर होने वाला है, क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, उनके एमसीक्यू जितने भी तरह के आ सकते हैं वो करेंगे। और वो क्वेश्चंस करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब कहोगे कि आप सर कैसे जानते हो? तो एक्चुअल हर तरह का हमेशा का ये पैटर्न रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है केवल, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें ऐड करेगा, क्योंकि पहले तो 20 ही क्वेश्चंस एमसीक्यू हुआ करते थे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐड करेगा, तो कुछ ना कुछ ऐड करेगा, तो वो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है आपके उस तरह के, जो कि और भी रिलेटेड चैप्टर्स में एमसीक्यू कर सकता है। मोटा मोटी आप कह सकते हो ना कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लो तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बिल्कुल फंसेंगे नहीं, सारे हो जाएंगे। और रही बात थ्योरी और कॉन्सेप्ट का, तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट साथ में देते चलेंगे आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सारे क्वेश्चन तो हम कर भी लेंगे खुद से, तो टाइम का लॉस हो जाएगा। तो वो लोग क्या करें, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ुद से क्वेश्चंस कर लें। जो क्वेश्चन नहीं आए उसका टाइम स्लॉट बढ़ा के आप देख लें, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस का, और इनफैक्ट इसका आंसर भी हम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी आपके पास होगा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये एसर्शन एंड रीज़न के एमसीक्यू हैं, जो कि एक नया है, जो कि सीबीएसई ने बोला है कि एसर्शन रीज़न के क्वेश्चन आएंगे। तो एसर्शन रीज़न में क्या होता है क्या नहीं होता है इसको भी समझना ज़रूरी है, जो इसमें हम समझाएंगे आपको। साथ ही साथ इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी है, मतलब कोई ना कोई केस दे दिया जाएगा आपको कि ये घटना हो रही है, ये घटना हो रही है, उसमें 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे नहीं आप कहते हो कि इंग्लिश में आप रीड एंड आंसर, तो आपको कुछ बातें दी होती है, उसको पढ़ना होता है और उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो ये कहानी कुछ इस तरह का है। तो हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे इसमें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ओके, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड है, जो कि आपको समझना चाहिए, है ना। कह रहा है पहला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा कि द इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन डिफाइन इन द इंटरवल। जो कोसाइन फंक्शन है वो किस इंटरवल के अंदर डिफाइंड है ना, इन्वर्स ऑफ कोसाइन। तो आप पहले पढ़ते थे कॉस एक्स, तो जब इन्वर्स लिया जाता है तो x बराबर क्या हो जाता था, कॉस वाई, और फिर हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालते थे, तो कॉस को जब इधर भेजते थे तो वो हो जाता था कॉस इन्वर्स ऑफ x, ठीक है। तो y बराबर कॉस इन्वर्स ऑफ x जो है उसको डिफाइन करने के लिए इसे फंक्शन बनाना पड़ता था। बिकॉज ऑफ आपको मालूम होगा कि कोई भी वर्टिकल लाइन खींचने से एक x पे, x के एक वैल्यू पे y का 2-3 वैल्यूज़ मिलता है, तो ये फंक्शन ही नहीं रहता है। x एक रहे और y बहुत सारा रह जाए तो एक पुत्र के बहुत सारे पिता हो जाते थे, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उसके लिए क्या करना होता था आपको, उसके लिए आपको काम करना पड़ता था इस पर कि ये फंक्शन डिफाइंड कब कब होगा। तो डिफाइंड होने के लिए इसके रेंज को क्या किया जाता था, कर्टेल किया जाता था। और रेंज को जो कर्टेल किया गया है ना, उसको ही समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल ब्रांच ये देखें, ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, और केवल अगर हम केवल इस ब्रांच को देखें, देखिएगा ध्यान से हम जो कह रहे हैं, केवल और केवल इस ब्रांच को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके पाई तक,
तो 0 से लेके पाई तक देखिए ऊपर वाला हटा दे तो ये हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेके पाई तक में हमारा फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है, आप ऑप्शन को ज़रा गौर से देखें, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ऑप्शन कहीं भी 0 से पाई नहीं है। तो फिर एक दूसरा इंटरवल ढूंढा जाए, एक दूसरा इंटरवल ढूंढा जाए। तो आप कह सकते हो कि अगर हम फंक्शन को यहाँ से लेके केवल यहाँ तक ऑब्जर्व करें तो इसमें डिफाइंड है, क्योंकि केवल ये ब्रांच है। तो कोई भी वर्टिकल लाइन आप खींचोगे तो ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो केवल इतना ही ग्राफ हो सकता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तो ये आपका -π से लेके 0 तक डिफाइंड है, जहाँ की ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, -π से लेके 0 तक। तो ये ऑप्शन इसका डिफाइंड हो जाएगा। और भी इसके इंटरवल होंगे आपके जिसमें कि ये डिफाइंड है, जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके पाई है और यहाँ से लेके 2π है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिफाइंड है, फिर 2π से लेके 3π तक भी डिफाइंड है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा ना। ओके, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद सारे क्वेश्चन आसान है। ये थोड़ा सा आपको लेंदी हो गया बिकॉज ऑफ अगर आप ग्राफ नहीं जानते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जाके देख सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और टाइम कम है तो आप ये समझ लो, क्वेश्चंस कर लो कम से कम। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहे हैं, देखो कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √x - 1। अब हमें बताओ कि साइन इनवर्स का जो डोमेन है ना उसको बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि साइन इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकता है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे x होता था तो x का वैल्यू लेके आपका -1 से लेके 1 होता था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे लग गया रूट, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इसका -1 से जो 0 वाला पार्ट है उसको हटा देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ वाला जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली अंडर रूट लग गया है। तो यही अंडर रूट का जो वैल्यू होगा √x - 1 का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा डोमेन आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, रूट को कैसे गैप करें, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। फिर -1 को आप ट्रांसफ़र कर दो दोनों तरफ, तो लेस देन इक्वल टू ये +1 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि x बिलोंग्स टू कह सकते हैं हम लोग 1 क्लोज से 2 क्लोज तक। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया जी, ए ऑप्शन नंबर 1 से 2 तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स, ठीक है ना, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स। देखा जाए सेक इनवर्स में क्या लिखा हुआ है भाई, 2/√3। तो अब देख लो सेक इनवर्स में 2/√3, इसको थीटा मान लो, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू, सेक इनवर्स उधर जाएगा तो सेक थीटा, और ये 2/√3, तो ये क्या बन गया कॉस थीटा, और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो √3/2। तो कुछ लोग तो डायरेक्ट एंगल जानते हैं, क्या डिग्री, 60 डिग्री कि 30 डिग्री, तो बिल्कुल 30 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू π/, क्या हो गया 6 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ज़रा देखा जाए। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का भी वैल्यू आप जानते होंगे, ठीक है ना, कितना होता है। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू सब लोग जानते हैं कि 30 डिग्री होता है, नहीं जानते हो तो इसके पूरे को थीटा मान लो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये हो गया π/6 प्लस टेन इनवर्स 1/√3 है, नई वैल्यू जानते हो, डायरेक्ट जानते हो वैसे, √3 मतलब वही π/6 ही होता है, 30 डिग्री पे ही होता है, नहीं जानते हो इसको थीटा मान लो। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/√3। अब सोचो थीटा क्या डिग्री होता है, तो फिर 30 डिग्री, तो π/6, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 2π/6, तो 2 से डिवाइड करोगे तो π/3, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो π/3 वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू पूछ रहा है पूरा का।
तो सबसे पहले क्या करो कि अंदर वाले का वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले आप अंदर वाले का वैल्यू निकाल लो। तो साइन इन्वर्स 1/2 अभी अभी याद किए हो क्या डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो ये π/3 है यानी कि 60 डिग्री है, और ये π/6 आएगा क्योंकि ये 30 डिग्री है। अब साइन इन्वर्स अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये π/2 बन जाएगा क्योंकि ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 90 डिग्री, और साइन π/2 का वैल्यू 1 हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि टेन इन्वर्स 1/√3, फिर आपका कोट इन्वर्स 1/√3, और फिर टेन इन्वर्स साइन ऑफ π/2, ये क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली अगर आपको एंगल्स याद हैं कि टेन इन्वर्स 1/√3 होता है π/6 तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको थीटा मानो और इन्वर्स को आरएचएस में भेजो। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 नज़र आएगा तुम्हें। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 नज़र आ गया तो थीटा समझ लो। उसी तरह इसे भी थीटा मान लो, आप निकाल लो। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि हमको याद है, ठीक है ना, डायरेक्ट हम बोलेंगे क्योंकि हमको याद है। तो ये हो गया π/6। अब कॉट इन्वर्स में 1/√3 लग गया, यानी कि कॉट में थीटा का क्या वैल्यू होगा जिसमें कि 1/√3 होता है, तो 60 डिग्री होता है जी, यानी कि π/3 हो जाएगा। प्लस टेन इन्वर्स में साइन π/2 1 हो जाता है, आपको मालूम होगा साइन π/2 1 हो जाता है अंदर। तो अगर टेन इन्वर्स के अंदर 1 आ गया तो ये π/4 हो जाता है, 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका एंगल, π/6 π/3, ये हो गया आपका 90 डिग्री π/2 और प्लस p π/4। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आप पाएंगे वो 3 π/4 के वैल्यू के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी ऑप्शन। जोड़ने घटाने आपको आता होगा, ये हमको मालूम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। कोई दिक्कत नहीं है जी। कॉस इन्वर्स में 1/2 क्या पे होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 प्लस 2 इंटू साइन इन्वर्स में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो π/6। तो ये क्या हो गया, π/3 हो गया ना। तो 2 π/3 आंसर हो जाएगा क्योंकि π/3 और π/3 जोड़ोगे तो 2 π/3 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिएगा कि द वैल्यू ऑफ टेन इन्वर्स, यहाँ पे लिखे हैं 2 साइन 2 कॉस इन्वर्स √3/2। कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले आप कॉस इन्वर्स √3/2 को समझें कितना होगा, 2 से गुना तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो कॉस इन्वर्स √3/2 है तो वो 30 डिग्री पे होता है, नहीं वैल्यू मालूम है तो इसको थीटा मान लिए कॉस इन्वर्स √3/2 को, और कॉस थीटा बराबर √3/2 समझो तो थीटा का वैल्यू तुम्हें 6 नज़र आ जाएगा जो कि 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। अब 2 से ये कटेगा तो ये क्या बन गया, π/3। तो ये साइन का आर्गूमेंट बन गया कितना, तो साइन का आर्गूमेंट तुम्हारा बन गया, आप कह सकते हो π/3। तो साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स, ये 2 पहले से है और इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो ये 2 से 2 गया, यानी कि आप कह सकते हो कि टेन इन्वर्स के अंदर √3 हो गया तो 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि टेन इन्वर्स में एंगल 60 डिग्री होता है टेन का, तब जो है वो वैल्यू √3 आता है। तो ये π/3 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ों को रटना पड़ेगा कि क्या एंगल होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा काम करना पड़ेगा तब जाके आप सीख पाओगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन इन्वर्स x जो है वो y के इक्वल है, देन y का जो रेंज है वो आपका -π/2 से लेके π/2 तक होगा। ये बात सही है कि गलत है, तो एक्चुअली हम लोग साइन इन्वर्स का रेंज याद करके ही आए हुए हैं कि साइन इन्वर्स -π/2 से लेके π/2 तक होता ही है। तो इसमें तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको ट्रू मार के आगे बढ़ना है। दिस इज़ द ट्रू, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x बराबर √3, फॉर द वैल्यू x बराबर √3। क्या ये सही है कि गलत है? तो ये आपका साइन इन्वर्स के अंदर 1/2 दिया है
और टेन इनवर्स के अंदर हमें बोल रहा है कि आप x का वैल्यू √3 रख दो। तो सही है जी कि गलत है? तो सर गलत है, क्योंकि ये वैल्यू आएगा π/6 के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, जबकि RHS वाला वैल्यू है वो आएगा 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि साइन टेन 60 डिग्री √3 होता है, जबकि साइन 30 डिग्री ही 1/2 हो जाता है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में बराबर नहीं होता है, जिसके चलते ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। दिस इज़ द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि टेन इनवर्स 3/4 जो है वो a के इक्वल है, तो cos a का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स अगर 3/4 अगर a है, तो सबसे पहले आप 10 को उधर भेज दो RHS में, तो RHS में जब 10 जाएगा तो 10a बराबर 3/4 हो जाएगा। अब 10a का वैल्यू अगर 3/4 है, तो तुमसे cos a का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तुम्हारा किस तरह का वर्क कर जाएगा? परपेंडिकुलर का। ये किस तरह का वर्क कर जाएगा? बेस की तरह का, है ना। तो हाइपोटेनस तुम निकाल सकते हो, √3² + 4², यानी कि 3 3 4 की 16, जोड़ोगे तो 25 आएगा, बाहर 5 आएगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि cos a क्या होगा? तो cos a के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तुम्हारा 4 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो ये 4 ऊपर हो गया और 5 नीचे। तो 4/5 उन्होंने नहीं लिखा है, 3/5 लिखा है। तो 3 तो परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है ना, जबकि cos के लिए तो हम बेस यूज करेंगे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/2। ये सही नहीं है। सबसे पहले सेक इनवर्स 1/2 पहले तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सेक इनवर्स का जो आर्गूमेंट है ना, वो -1 और 1 के बाहर होना चाहिए, है ना। आपको मालूम होगा कि सेक इनवर्स के अंदर अगर x रहता है, तो ये x बिलोंग करता है -∞ से लेके -1 क्लोज तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, जबकि ये 1/2 इसके बीच में है, नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि cos इनवर्स का डोमेन क्या होगा? अगर यहाँ पे 2x - 1 कर दिया गया है, तो इस cos इनवर्स का डोमेन क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि cos इनवर्स के अंदर वाली कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो 2x - 1 का वैल्यू आपका -1 से लेके 1 तक जाती है, अंडर रूट वगैरह लगा हुआ ही नहीं है। तो बस cos इनवर्स अगर डिफाइंड हो गया तो काम हो गया। तो आपको याद होना चाहिए कि cos इनवर्स का अंदर का आर्गूमेंट जो होता है वो -1 से बन जाता है। तो ये आर्गूमेंट अभी 2x - 1 है, ये आर्गूमेंट अभी 2x - 1 है, तो ये -1 से बन जाएगा। 1 को ट्रांसफ़र करेंगे दोनों तरफ, तो 2x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 होगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और यही -1 उधर जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, जबकि ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 1 हो गया। तो ये आपका 0 से लेकर कहाँ तक चला गया? 1 तक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, असर्शंस एंड रीज़न का क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है, और नहीं दे रहे हैं तो आप सीख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 15 तक, ईच ऑफ दिज क्वेश्चंस कंटेन 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट कह रहा है इसमें आएगा। पहला है असर्शन ए एंड दूसरा है रीज़न आर। एक रहेगा आपका असर्शन और दूसरा रहेगा उसका रीज़न। फिर क्या है कि ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑल्सो हैज़ 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस, एनी वन ऑफ द विच इज़ द करेक्ट आंसर। यू हैव द सेलेक्ट वन ऑफ कोड्स ABCD गिवन बिलो। कौन सही होगा? तो सबसे पहले ज़रा आप इसके ऑप्शंस को देखिए। इसके ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ए इज़ ट्रू स्टेटमेंट एंड आर इज़ ट्रू ऑल्सो एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि आपको जो ए ऑप्शन दिया गया होगा उसमें पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है।
साथ ही साथ आपका जो रीज़न नंबर है वो आपका एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, क्योंकि वो कारण है उस चीज़ का। दूसरा ऑप्शन है कि ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू, लेकिन आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि ए भी असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर पा रहा है। ये जो असर्शन दिया गया है, असर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण देना, मतलब लॉजिक बताना, और रीज़न का मतलब होता है कि उसका हम कारण दे रहे हैं कि ये बात अगर सही है तो उसका ये रीज़न है। और सी ऑप्शन है आपका कि पहला ट्रू है ऑप्शन है और रीज़न फॉल्स है। दूसरा है डी ऑप्शन कि डी फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट आपका, और रीज़न ट्रू है। रीज़न सही है लेकिन जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो वो गलत है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन देखोगे तब ज़्यादा फील होगा। सबसे पहला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। असर्शन क्या है इस क्वेश्चन का? कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो इक्वल होता है साइन एक्स का पावर -1 के। क्या ये बात सही है? तो आपको मालूम होगा कि ये बात गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, जबकि साइन एक्स का पावर अगर यहाँ पे -1 लिखा गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है 1/sin x। ठीक है ना, ये आपको पहले भी बताया गया है। साइन इनवर्स एक एंगल होता है, जबकि 1/sin x एंगल थोड़ी होता है, तो ये इसके बराबर नहीं होता है। तो अगर ये बराबर नहीं होता है तो पहला जो है कहानी वो हो गया कि फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है। तो असर्शन अगर फॉल्स है तो अगर आप ऑप्शंस को देखो तो केवल डी ऑप्शन में ही आप देखोगे ध्यान से तो ये सही है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो पहला तो ये कह सकते हो कि ए ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ए में भी ए ट्रू दिया है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में भी ए ट्रू दिया, ये भी गलत होगा, और सी में भी ए ट्रू दिया, वो भी गलत होगा। तो डी ही बच गया ना। तो रीज़न तो वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे रीज़न आप देख लो, रीज़न में क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीज़न में कह रहा है कि एनी वैल्यू इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कह रहा है कि एनी वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, यानी कि जितना भी आप पढ़े हो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जितना भी पढ़े हो आप, उसका प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक, कॉस इनवर्स का 0 से π, टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है ना, कॉट इनवर्स का 0 से π ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स का 0 से लेके π तक छोड़ के π/2, और कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 छोड़कर क्या 0। तो ये कहानी होती है। तो ये भैया सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दूसरा क्वेश्चन है ये, देखा जाए इसको। इसमें कह रहा है असर्शन में कि द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल -π से 0, 0 से π etc। जो साइन इनवर्स का फंक्शन है वो -π से 0 में डिफाइंड है और 0 से π में डिफाइंड है। ये गलत है, क्योंकि आप ग्राफ देखो साइन का, आप साइन का ग्राफ देखो। तो ये ग्राफ होता है आपका y बराबर, सबसे पहले आप साइन x करते हो ना, तो इसमें आप क्या करते हो, इन्वर्स के लिए x को y, y को x करते हो, तो x बराबर साइन y होता है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाता है आपका, साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x जो होता है वो इसी का ग्राफ होता है। ये इसमें इस ग्राफ में इसको डिफाइंड होने के लिए आपको वो इंटरवल देखना होगा जिसमें कि अगर कोई भी वर्टिकल लाइन खींचा जाए तो वो एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट ना करे ग्राफ को। तो अगर आप कोई भी ग्राफ खींच रहे हो, ये ग्राफ खींचे, जैसे ये लाइन खींचे, तो वो एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं -π से 0, तो -π और 0 होगा क्या। सबसे पहले तो ये 0 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका होता है क्या, पाई, और ये आपका होता है -π। तो अगर इन्होंने बोला है ऑप्शन में, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना ज़रूरी है। इन्होंने बोला है -π से लेके पाई, ये हो गया -π से लेके, इन्होंने बोला 0 तक, तो -π से लेके 0 तक देखते हैं। ये है ना, ये फंक्शन नहीं है।
क्यों नहीं है? देखो, जैसे ही आपने ऐसे किया है तो जैसे ही लाइन खींचोगे आप, ध्यान से समझना, यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर आपने ऐसे ग्राफ किया है ऐसे, तो एक वर्टिकल लाइन खींचोगे तो एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है। मतलब इसका भी डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला एसर्शन ही रॉन्ग हो गया। एसर्शन रॉन्ग हो गया तो यही एक ऑप्शन दिया गया था। नीचे दिया है रीज़न में कि द इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन डिनोटेड बाय साइन इन्वर्स, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। ये रीज़न में का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। और आपका डी ऑप्शन में क्या था, ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन में आपका था कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो साइन इन्वर्स को हम लोग ऐसे ही नहीं डिनोट करते हैं, साइन एक्स का जो इन्वर्स होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, साइन इन्वर्स ऐसे करते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन था कि द इन्वर्स ऑफ, जो भी हो, द इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन इज़ डिनोटेड बाय साइन इन्वर्स। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, वो भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन होगा केस बेस्ड में वैसे, है ना, 16, 17, 18 है, देख लेते हैं इसको भी। केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ बता ही रहे हैं, क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आपको पढ़ के 4-5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा।